नमस्कार। आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। आज गुरुग्राम के जॉन हॉल सिविल लाइंस में मुंबई आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 26/11 के दिन आज से 13 साल पहले आतंकियों के द्वारा ताज होटल का हमला किया गया था। तभी से यह दिन भारत के लिए कभी न भूल पाने वाला दिन बन गया था, जिसमें हमारे काफी जवान भी शहीद हुए थे और आम जनता की भी जान गई थी। तब से हर साल शहीदों को आज के दिन याद किया जाता है। आज शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान व काफी देश प्रेमी मौजूद रहे। साथ ही मुंबई हमले के समय वहां मौजूद हमारे जवान सुनील भी आज हमारे साथ मौजूद रहे। आइए आपको सुनवाते हैं उस दिन जवानों ने कैसे आतंकियों को धराशायी किया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक बड़ा भारी कायरता का हमला था पाकिस्तान की तरफ से, जिनकी सेना ने कई बार भारत पर हमले किए हैं, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रहे हैं। तो अब वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं और 26 नवंबर 2008 को जो हमला बॉम्बे पर हुआ था, जो मासूम लोग थे, अपने व्यवसाय में लगे हुए थे, उन पर अचानक 4 जगह अलग अलग हमले किए गए। 10 टेररिस्ट आए थे बोट के ज़रिए और वो 60 घंटे तक, जैसा कि बताया गया है, ये हमला रहा। 166 लोगों की डेथ हुई, जिसमें भारतीय के अलावा और भी थे, अमेरिकन भी थे बीच में, और 500 के आसपास घायल हुए। लेकिन भारत की जो काउंटर एक्शन की फोर्सेस थी, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड शामिल है, जिसके बारे में मैं अभी आपको उसको बताना भी चाहता हूँ, और मरीन कमांडोज भी थे, बॉम्बे पुलिस भी थी, सीआरपीएफ, सब ने मिलजुल के उसको नाकारा किया। और एक बड़ी अद्भुत उपलब्धि ये थी कि एक टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा, जो कि आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है। और उसी की इंटेरोगेशन के बाद सच्चाई पता लगी कि पाकिस्तान ने किस तरीके से हमला प्लान किया था कराची से, किस तरीके से वो इसको कंट्रोल कर रहे थे। इसमें अहम भूमिका नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की थी। 1984 आपको याद होगा, जब गोल्डन टेम्पल में सरकार को एक्शन लेना पड़ा था, तो ये महसूस हुआ था कि पुलिस फोर्सेस और आर्मी को अल्टीमेट फोर्स बोला जाता है, तो बीच में एक फोर्स होनी चाहिए पेनल्टीमेट, जिसको बोले, यानी अल्टीमेट से थोड़ा पहले। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना उस विचार से हुई थी। 1985 में हम लोग आए थे, मैं सबसे पहला चीफ इंस्पेक्टर था। हमने जून में कैंट में परेड ग्राउंड जो है आर्मी का, वहाँ पर तंबू के नीचे बैठ के अपना काम शुरू किया था। फिर 29 अगस्त 1985 को हमको बताया गया कि हमने आर्मी को प्रॉमिस किया हुआ है कि पहले सितंबर तक हम ये जगह खाली करेंगे, क्योंकि उनके 26 जनवरी के 15 जनवरी के हिस्सा लेने वाले लोग आ जाते हैं। तो हमने कहा भाई कहाँ जाएं? तो हमें जीप पे बिठाया गया और मानेसर, जो अभी बड़ा भारी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ लाया गया। ये झाड़ियाँ, पत्थर, सांप, बिच्छू के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ 1600 एकड़ बोलते ही आपका कैंप है। तो वहाँ हमने कैंप लगाया। जिस तरीके से रेजिंग हुई, हमारे पास आर्मी के भी आ गए थे, पुलिस के भी जवान आ गए थे, करीब 500 आ गए थे। कोई बंदोबस्त नहीं था रहने का। तंबू दे दिए, जैसा सरकार करते हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, तंबू दे दिए तो पोल नहीं दिए। तो शुक्र की बात ये थी कि गर्मी का मौसम था। जवान तंबू नीचे बिछा के ऊपर सोते थे, मग में रस्सी बांध के कुएं से पानी निकालते थे। वहाँ कुएं थे, कुछ खेत थे पहले। ये भारतीय सैनिक ही है जो ऐसे हालात में भी अपना मनोबल ऊपर रख सकता है। फिर एक मेरे साथ और जो लॉजिस्टिक के इंचार्ज थे, कर्नल साहब, हमने फैसला किया भाई ये तो कोई निर्णय ले नहीं रहा, पोल के बगैर कब तक बचेंगे। तो हमने 80,000 के पोल हिसार प्रिजन से खरीदे बगैर किसी सैंक्शन के। उसकी ऑडिट ऑब्जेक्शन हमारे 3 साल में चलती रही, अभी भी शायद चल रही होगी, सरकार जैसे काम करती है। तो ये पेनल्टी फोर्स जो मैं बता रहा हूँ, उस वक़्त की रेज है जो
आर्मी से थोड़ा नीचे और पुलिस फोर्स से ज़्यादा जिसकी ट्रेनिंग है, जिसके हथियार हैं। उन दोनों इसके 2-3 हिस्से हैं। एक तो एंटी हाईजैकिंग है जो पालम के पास यूनिट है, और एक मानेसर में है जो काउंटर टेररिज्म वाली फोर्स है। इस फोर्स में फौजी भी हैं और हमारे पुलिस के कर्मचारी भी हैं। फौजियों की एक अलग यूनिट है जो सिर्फ फौज होती है, जिसको SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप माना जाता है। वो क्रैक कमांडोज हैं। लेकिन उसके बाहर जो कॉर्डन लगाया जाता है वो SRG, उसमें पुलिस फोर्सेस शामिल है, स्पेशल रेंजर ग्रुप। तो उनके कर्नल सुनील शौरान SAG के कमांडर थे। उनको हवाई जहाज़ उसको लाने में देर हो गई, चंडीगढ़ से आना पड़ा, और वो उड़े तो कोई बंदोबस्त नहीं था। आपने बॉम्बे अगर देखा है, हवाई जहाज़ तो सांता क्रूज पर रुकता है। कोलाबा बिल्कुल बॉम्बे के दूसरी तरफ है। उनको वहाँ से बस में भेजने में 3 घंटे लग गए। तो कुछ देरियाँ थी। उसके बाद सरकार ने सबक सीखे भी हैं। NSG के भी अब सिर्फ एक ही देश महब नहीं, अलग अलग बना दिए कि भाई इतना बड़ा देश है, कल को अगर हैदराबाद में कोई हरकत हो तो यहाँ से जाने वालों में टाइम लगेगा। वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन पुलिस फोर्सेस ने और SAG ने मिल के एक बड़ी कामयाबी से इसको टेररिस्ट को मारा, रिस्क उठाए, कई शहादत भी लोगों को मिली, और एक दुखद घटना थी ये। अब मेजर राव साहब ने कहा, एक यहाँ जो पॉलिटिक्स में मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, एक हमारे पॉलिटिकल नेता ने कहा है जो कांग्रेस के हैं, जो उस वक़्त सरकार में थी, कि उस वक़्त हमें कोई काइनेटिक एक्शन लेना चाहिए था। मैं कहना यह चाहता हूं कि इलेक्शन के नज़दीक हर पॉलिटिशियन थोड़ा एक्टिव हो जाता है। विशेषकर अगर आपने किताब लिखी है और उसको आप बेचना चाहते हैं तो कोई ऐसी विवाद पूर्वक बात आप कहेंगे। सरकार की ताकत एक बॉक्सर की तरह, जैसे बॉक्सर की मुट्ठी में ताकत 5 उंगलियों से मिल के आती है। कोई एक उंगली ये नहीं कहती कि भाई मेरी वजह से आप मुक्का मारते हो। उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेंथ भी शामिल है, आर्थिक स्ट्रेंथ भी शामिल है कि आपकी इकोनॉमी, इंडस्ट्री कितनी मजबूत है। अगर लड़ाई हुई तो कब तक आप उसको सस्टेन कर सकते हो। उसमें आपकी डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ भी शामिल है, और उसमें समाज का गठन भी शामिल है। और आखिरी जो अंगूठा है वो लीडरशिप का निर्णय वो लेते हैं। उस वक़्त जो निर्णय लिया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाद में कहा भी है कि हमें लगा ना एक्शन लेने से हमको ज़्यादा लाभ होगा बजाय इसके कि एक्शन लें। और कुछ हद तक वो सही भी थे, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आइसोलेट कर पाए हैं, वो नहीं होता अगर हम कोई ऐसा एक्शन लेते, फिर तो हम भी हमलावर हो जाते। तो जो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है वो उसी वजह से हुई, और वही शायद सरकार का तो मिलिट्री फोर्स तो एक है, उस उंगली है उसकी। तो अगर मैं मिलिट्री माइंड से कहूँ तो मैं भी यही कहूँगा, भाई हमारे 166 लोग मारे, हमको भी बदले में कुछ करना चाहिए। लेकिन शायद वो एक तरफा बात होगी। तो ये जो किताब ऑथर ने लिखी है, मैं उनके साथ कई बार डिबेट में रहा हूँ, वो सच्चाई के इतने बड़े पुजारी नहीं है, मेरा अपना अनुभव भी है। तो ये डेमोक्रेसी में विवाद तो शामिल है, हर बात पे कोई ऐसी बात नहीं होती जब, और कुछ हद तक ठीक भी है। विपक्ष का काम है सत्तारूढ़ पार्टी को काबू में रखे मुद्दे उठाते रहे। तो ये क्यों नहीं एक्शन हुआ? फौजें तो हमेशा तैयार होती हैं, अगर हुक्म मिलता है। फौजों की तैयारी कभी वैक्यूम में नहीं होती, उसको किसी टास्क से रिलेट किया जाता है। तो टास्क अगर हमको पाकिस्तान के खिलाफ करनी थी, और ये भी जाहिर था कि अगर हम लड़ाई शुरू करते तो 2 परमाणु देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकदम अंदर आ जाता, तो शायद हमें वो लक्ष्य भी हासिल नहीं कर पाते जो कि हमें करना चाहिए था। तो उस वक़्त के सरकार ने जो निर्णय लिया उसका हम सम्मान करते हैं। फौजी माइंड से मैं बोलता हूँ, मैं भी कहता हूँ निर्णय एक्शन का होना चाहिए थे, लेकिन बाकी 4 उंगलियां हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये विवाद तो हमेशा चले हैं,
टीवी डिबेट आती रहेंगी। उसने अपनी किताब बेचनी है तो उसने किताब तो अभी नहीं आई है, लॉन्च नहीं की है, तो पहले ही उसने भाई लोग इंतज़ार करेंगे, आए तो किताबें खरीदें, ये तो आम बात है। जैसा कि आर्मी और एनएसजी के जो टास्क हैं सर ने बता दिए हैं आपको ना, बिल्कुल ही डिफरेंट टास्क हैं यहाँ के। उसके लिए प्रिपरेशन अलग से दी जाती है यहाँ पे। तो जाने में थोड़ा समय लग गया था, उसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से बॉम्बे पहुँचना, वहाँ से गाड़ियों के थ्रू वहाँ पहुँचे हैं। एक प्री प्लानिंग काम होता है, उसके लिए ना बंदा पहले से प्रिपेयर हो जाता है जो टाइम मिलता है उसमें। लेकिन इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। जो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे कैप्टन थे। हमारे साथ में 10 बंदों की टीम थी, जिसके अंदर इंजीनियर भी शामिल थे। और जो पीछे जो फोर्स लगी हुई थी जो एक्शन के इस टाइम पे, वो हमारे को पीछे सपोर्ट करने के लिए दी गई थी। लेकिन अंदर की क्या मूवमेंट है, उनके लिए किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ बताई नहीं गई थी। अब भाई आप अंदर जाओगे तो इतने टेररिस्ट अंदर जा चुके हैं, क्योंकि उस समय ना मोबाइल वगैरह सब कुछ जमा करा दिए थे पहले ही। बोला अपना जो इंपॉर्टेंट आइटम है सिर्फ एक रेडियो सेट और वेपन इक्विपमेंट के अलावा कुछ नहीं ले जाएंगे अंदर। तो ऐसे अंदर एंट्री कर गए थे वो। तो वहाँ पे जो सिविलियन थे उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके ही बनिस्पत कार्रवाई की गई थी। जैसे जैसे टाइम डिले होता गया तो खबरें आती रहती थी, लेकिन खबरें सभी इग्नोर करनी पड़ती है, क्योंकि आगे का टास्क को अगर ध्यान नहीं रखेंगे और पीछे जो खबरें आ रही हैं उन पर क्या करेगा बंदा। तो जो कार्रवाइयाँ थी उनमें अगर जैसे पहले ना नरीमन हाउस में जो पार्टी गई थी हमारी, उनको पूरे स्क्रैच वगैरह दे दिए थे। अब भाई यहाँ पे 3 टेररिस्ट घुसे हुए हैं, यहाँ का प्री प्लान ऐसा है। लेकिन ताज इतना बड़ा होटल है कि ना तो उसका स्केच वगैरह था और ना ही वहाँ पे कोई भी आदमी गाइड करने वाला था कि भाई कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ से एग्जिट के रूट है। जो फर्स्ट में जो हमारी एंट्री हुई थी ना, वो वहाँ से ऐसी जगह से हुई थी, सिवाय डेड बॉडियों के वहाँ पे कोई जिंदा बंदा नहीं मिला था हमारे को। जैसे जैसे अंदर एंट्री करते गए तो बस फिर वापस आए हम उधर से, क्योंकि पानी वहाँ पे इतना आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड लगी हुई थी, वो पानी के प्रेशर जो मार रहे थे ना, वेपन अगर गिल्ला हो गया तो भी दिक्कत है, इंस्ट्रूमेंट गिल्ले हो गए तो भी दिक्कत है। तो साहब हमारे जो उन्नीकृष्णन साहब जी हमारे साथ में, बोला बैक हो लो एक बार थोड़ा, ताकि कुछ करते। फिर रेडियो सेट पे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि एक गाइड भेज रहे हैं आपके लिए ना, जो अंदर घुसने के लिए रास्ता बताएगा। इतना बड़ा होटल था, पहले तो 25 माले वाला जो आरसीसी वाला बना हुआ उसमें चले गए थे। फिर उसके बाद में दोबारा से लक्कड़ वाले में भेजा ना, बोला इधर से एंट्री नहीं हो पाएगा, इधर से जाना पड़ेगा। तो एक सिविलियन गाइड ने था जिसने हमारे को रूट थोड़ा गाइड किया कि भाई ये वाली लिफ्टें बंद कर रखी है, लाइट कम्युनिकेशन सब कुछ बंद हो गया था वहाँ पे। फिर उन्होंने हमारे को एक रास्ता बताया कि भाई आगे जाओगे इधर से लेफ़्ट में जाओगे तो पैडियो का रास्ता था, वहाँ पे भी पूरा ही सामान ऐसे खिड़ा रखा था। जो पेंट्री हाउस था उनका, उसके अंदर से निकल के गए थे हम। काफ़ी लंबा संघर्ष का टाइम था वहाँ पे। और जिस हिसाब से प्लानिंग करके हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था वहाँ पे। लेकिन आज हमारे बीच में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जो हमारे कमांडर थे वो नहीं है। उसके साथ साथ में जो हमारे पास इक्विपमेंट की जो कमी थी, वो अभी बाद में हमारे को इक्विपमेंट भी बाद में दिलाए गए हैं। लेकिन जो वहाँ पे प्लानिंग जो होती है, 3 घंटे से ज़्यादा लगा था टाइम हमारे को बॉम्बे जाने का, और बीच का जो समय था, अगर उसमें थोड़ा बहुत ब्रीफिंग मिल जाती, अगर भाई क्या कुछ कार्रवाइयाँ हैं वहाँ पे, कितने टेररिस्ट घुसे हुए हैं, वेपन इक्विपमेंट क्या है उनके पास में, कम्युनिकेशन के साधन क्या हैं, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। जैसे अभी हम लोग ना हेडगेयर यूज कर लेते हैं कान में लगाने का, उस समय हमारे पास जो रेडियो सेट थे वो वॉकी टॉकी टाइप के थे। जैसे रेडियो सुनते हैं ना हम लोग सभी, ऐसे ओपन स्पीकर वाले थे। उसकी वॉल्यूम जब बोलती थी ना, जब बड़ा डर लगता था। बाद में फिर वहाँ से जब पता लगा, कमियों को देख के ही ना इंसान सीखता है, तो बोला इनके लिए वॉकी टॉकी लाए जाए। आजकल वो आ गए हैं यहाँ पे सेंसर सिस्टम वाले, यहाँ से ही सेंसर से पकड़ता है वो। तो कुछ चीज़ें जो थी उस ऑपरेशन से, जैसे उससे पहले भी अक्षरधाम में भी ऑपरेशन किया एनएसजी ने, वहाँ से भी काफ़ी कमियाँ मिली थी। वहाँ पे भी 2 बंदे शहीद हो गए थे। तो बहुत काफ़ी लंबे समय तक हमारे एक कोमा में रहे, 2 साल के लगभग, उसके बाद में शहीद हुआ था। तो ऐसे ही वहाँ पे भी हमारे 2 कमांडो शहीद हो गए थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, हवलदार गजेंद्र सिंह। उसके बाद में कमियों से ही हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हमेशा। इतने लंबे ऑपरेशन का जो टाइम मिला था वहाँ पे, उससे बहुत सी कमियाँ थी हमारे अंदर, जिसको हमने वहाँ पे फिर रह के ट्रेनिंग के दौरान पूरा किया। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।